हेलो स्टूडेंट, मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर के ऑप्टिक्स पेपर का हम लोग आज यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक आपने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है और लाइट की लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ लिया है कि कैसे लाइट में रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में कि जो लाइट्स होते हैं वो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज an electromagnetic wave। आपको पता है कि लाइट पार्टिकल और वेव दोनों का नेचर रखता है। तो हम लोग एक्चुअल में अब इसके ऑप्टिकल बिहेवियर की स्टडी करेंगे। तो ऑप्टिकल बिहेवियर की स्टडी करने के लिए हम लोग फर्स्ट में ये स्टडी करते हैं कि लाइट का प्रोपेगेशन किस तरह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो जिस पार्टिकुलर प्रोपेगेशन होता है, जिस वेव का होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो आपने अगर हम लोग ये करें कि मान लिया कि आपके पास एक लाइट प्रोपेगेट कर रहा है इस तरह से, तो ये एक्स वाई मान लो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो अपन ये बोलते हैं कि जो लाइट का जो प्रोपेगेशन हो रहा है इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से डायरेक्शन आपका ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपेगेट करता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हमें देखना जरूरी होता है। तो अपन ये देखेंगे कि देखिए ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, 3 डायमेंशन में स्पेस में आपका लाइट प्रोपेगेट कर रहा है। तो अपन बोलेंगे कि ये जो लाइट का प्रोपेगेशन है वो एक्स जेड प्लेन में है। किस प्लेन में है? एक्स एंड जेड प्लेन में लाइट का प्रोपेगेशन हो रहा है आपका। ठीक है, तो अपने को इसकी ये स्टडी करना है कि आप कैसे कर सकते हैं कि ये जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इसका प्रोपेगेशन का डायरेक्शन क्या है और प्रोपेगेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कब तक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कब तक मैग्नेटिक फील्ड में, इसका कंपोनेंट्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स क्या है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया था। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली जो प्रूफ किया गया था वो प्रूफ किया था हेनरी हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया गया था कि लाइट जो है आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में प्रोपेगेट करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशन दिए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं अपन। इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्होंने 4 इक्वेशन दिया। इसी इक्वेशन से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करते हैं, इसको क्या नाम है, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन जानते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरह से। तो आपको जैसे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन जो गॉस लॉ यूज़ करते हैं, उन्होंने गॉस लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ, ये सारे लॉज को मिला करके एक आपका क्या नाम है कि कलेक्टिव इक्वेशंस दिया था, जिसमें 4 इक्वेशन होते हैं मैक्सवेल के। उसी के आधार पे सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन, पॉइंटिंग वेक्टर, ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं। तो एक बार ये आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग
मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन किस तरह से एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। Maxwell's equation for electric and magnetic field। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखते हैं, तो फर्स्ट अपना होता है डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड आपका होता है डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ये दोनों जो है ये गॉस लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद हम लोग डेल क्रॉस ई, थर्ड अपना है डेल क्रॉस ई, वेक्टर नोटेशन सब पे देते हैं, सारे वेक्टर्स क्वांटिटी है, इक्वल टू माइनस डेल बीटा बाई डेल टी। फोर्थ इक्वेशन आपका जो है वो है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे प्लस डी। आपका जे करेंट डेंसिटी है और D जो है डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जिसको अपन लिख सकते हैं म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। यहाँ पर ये टर्म जो आता है आपका, ये वाला टर्म, इसको अपन डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ये डेल क्रॉस बी जो था ये आपका म्यू जे होता है वैल्यूज, उसको मॉडिफाई करके मैक्सवेल ने ये प्रूफ किया था कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है जो कि डेल क्रॉस बी में इंक्लूड होता है, जिसको हम लोग इंक्लूड करके मैक्सवेल के 4 इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये यहाँ पर जे जो है आपका करंट डेंसिटी है, जे इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, रो जो है इसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है, इसी 4 इक्वेशन को अप्लाई करके हम लोग पूरी तरह क्या नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर सकते हैं। ये जो है किसी मीडियम में आपका मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है। अगर आपका मीडियम अगर फ्री स्पेस में अगर हम लोग लें तो फ्री स्पेस में यही इक्वेशन चेंज हो जाता है। फ्री स्पेस बोलने का मतलब है जहाँ पे कोई चार्ज नहीं हो, करंट नहीं हो, वहाँ पे क्या नाम है कि आपका रो की वैल्यू 0 हो जाएगी, जे की डी नहीं मिलेगा, डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसके लिए हमारा मैक्सवेल इक्वेशन चेंज हो जाता है। तो ये मीडियम में हो गया। अपन अब लिखते हैं इन फ्री स्पेस मैक्सवेल इक्वेशन इज, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका जो है डेल डॉट ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेकेंड ऑलरेडी 0 है, डेल डॉट बी इक्वल टू 0, थर्ड आपका है डेल क्रॉस ई, सॉरी यहाँ पर ई होगा, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। एंड फोर्थ इक्वेशन आपका होगा डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फ्री स्पेस में डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। ठीक है, तो अपना इक्वेशन टोटल हो गया, ये आपका हो गया म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, तो
अब हम लोग अगर इस स्टडी को आगे बढ़ाएं, अपने पास जो 4 इक्वेशंस है, इन 4 इक्वेशंस से हम लोग कुछ चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करें। जैसे कि अपन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो इसमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करें वो हमें देखना है। अपन इक्वेशन 3 पे चलते हैं। एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये इक्वेशन जो आपका है, इसमें 3rd इक्वेशन को हम लोग फ्री स्पेस में 3rd इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग। multiplying both side by del into इक्वेशन 3rd इक्वेशन में हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं या कर्ल लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इक्वेशन ये, या बोलो तो कर्ल ले लेते हैं। तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डी बीटा बाई डेल टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या वैल्यू जाता है। अपन ये बोलें कि दोनों तरफ जो है डिस्टेंस टाइम बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो अपन इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी। ये डेल क्रॉस बी भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये जो वैल्यू होती है डेल क्रॉस ई, ये वैल्यू अपन लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस ई की वैल्यू जो है अपन ऐसे लिख सकते हैं। लिखो वी नो दैट डेल क्रॉस ई इक्वल टू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। अब ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू एबव इक्वेशन। पुटिंग दिस वैल्यू इनटू एबव इक्वेशन, तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी डेल क्रॉस बी। कर्ल ऑफ बी बोलो या डेल क्रॉस बी बोल सकते हैं इस टर्म को। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि कह रहा है कि अपन अगर इक्वेशन जो था फ्री स्पेस में फर्स्ट एंड 4 इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, वहाँ से वैल्यूज़, तो अपने पास डेल डॉट ई की वैल्यूज़ क्या है फ्री स्पेस में 0, और डेल क्रॉस बी की वैल्यूज़ क्या है, डेल क्रॉस बी की वैल्यू वहाँ से पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या अपने पास आएगा, ये वैल्यू तो आपका 0 हो गया। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं वी नो दैट
from Maxwell first equation and fourth equation del dot E equal to 0 and del cross B इक्वल टू म्यू एप्साइलन डेल ई बाई डेल टी। ये वैल्यूज होता है मैक्सवेल इक्वेशन का फ्री स्पेस में। तो ये वाली वैल्यू जो है ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट ये बच गया और ये बच गया, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू डेल बाई डेल टी इंटू म्यू एप्साइलन डेल ई बाई डेल टी। इसको अपन लिख सकते हैं म्यू एप्साइलन डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर ई, ठीक है। तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आया वो फाइनल इक्वेशन डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू एप्साइलन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी, ठीक है। ये अपने पास एक फाइनल इक्वेशन आया। अब हम लोग यही काम करते हैं फोर्थ के लिए, सेकंड के लिए एंड थर्ड के लिए। तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला इक्वेशंस में बताता हूं आपको। ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब हम लोग जो फोर्थ इक्वेशन था उसका कर लेकर के उसमें सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जो है उसको पुट कर देते हैं। तो इसको लिख लिए टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन फोर्थ एंड पुटिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग वही सिमिलरली यहां पे लिख देते हैं, सिमिलरली टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 4 एंड पुटिंग इक्वेशन 2 इनटू 2 एंड 3 वी गेट, अपन जैसा वो आया है जो प्रीवियस वाला इक्वेशन आया है डेल स्क्वायर ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाई डेल टी स्क्वायर, वैसा ही आपको ये फील्ड के फॉर्म में आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। यानी डेल स्क्वायर बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में दो इक्वेशन आ गए, दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके लिए आ गए। इन दोनों को इक्वेशन को अगर हम लोग एक आर्बिट्रेरी डिफरेंशियल इक्वेशन माने तो अपन इसको लिख सकते हैं we know that an arbitrary differential equation
for propagating wave is, कोई वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो उसके लिए अपने को पता है कि जो वेव फंक्शन होता है वो इसी फॉर्म में होता है, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर। यहाँ साई जो है ना वो बोला जाता है साई वेव फंक्शन है आपका, क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है, या सिंपली वेव्स भी बोल देते हैं कि ये वेव है। अब अपने पास जो इक्वेशन आया हुआ है, एक इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड का आया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का आया, उसको अगर अपन इस वेव फंक्शन से कंपेयर करें, इसको लिख लेते हैं, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन into above equation we get, देखो ये जो टर्म है इसको अगर अपन कंपेयर करते हैं तो देखेंगे ये तो सेम टर्म है, अगर अपन करते हैं तो 1/v स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन, यानी v इक्वल टू अपन लिख सकते हैं √1/म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। तो अपने प्रोपेगेटिंग वेव का अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या आ जाएगा, 1/म्यू एप्सिलॉन आ जाएगा। और अपने जो इक्वेशंस होते हैं, जो इक्वेशन आए हुए हैं, ये आप कोई स्टार दे देते हैं अपन, तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। जिस तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, आप लोग जो वेव फंक्शन होता है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होता है, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स होता है, या इसको अपन लिखते हैं ए साइन के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से सिमिलरली मतलब ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो उसका एक सॉल्यूशन आएगा जिसमें अपन ई और बी का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अपने पास दो इक्वेशन आया है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, फर्स्ट इक्वेशन जो आपका आया हुआ है, एक आया हुआ है डेल क्रॉस डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, एक आया हुआ है डेल स्क्वायर बी इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी बाई डेल टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आए हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन दोनों का सॉल्यूशन, इस तरह के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उनका सॉल्यूशन जो होता है वो होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अपन ये क्या है कि 3 डायमेंशन में वर्क कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस तरह से आएगा, सॉल्यूशन ऑफ एबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो ये E इक्वल टू ई नॉट साइन के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉल्यूशन आएगा।
इसी तरह से सेम तरह से आपका मैग्नेटिक, क्योंकि दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है, तो B इक्वल टू बी नॉट साइन K डॉट R माइनस ओमेगा टी, ये सेम इक्वेशन आ गए। हम लोग इस इक्वेशन को देते हैं इस फॉर्म में देते हैं 1 और इस फॉर्म में देते हैं 2। ठीक है, यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रिक वेव बोलेंगे, मैग्नेटिक वेव बोलेंगे, ये आपका एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड होता है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड बोल दो, एम्पलीट्यूड, ये आपका मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, एक मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। ये वेक्टर क्वांटिटी अपन ले सकते हैं, इसके पे वेक्टर साइन दे सकते हैं। तो अपन इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड, इसको मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन फॉर द मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, ये जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यही हमें फाइंड आउट करना था। तो हम लोगों ने दो चीज़ें फाइंड कर लिए, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए इक्वेशंस फाइंड कर लिए, दूसरा हम लोगों ने जो वेलोसिटी हो गई प्रोपेगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो ट्रेवलिंग वेलोसिटी बोलते हैं उसको, ट्रेवलिंग वेलोसिटी v निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उसकी स्टडी करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, मैं बोल के लिखा देता हूँ इसको, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। Characteristic of electromagnetic waves. Characteristics of electromagnetic waves. ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होते हैं। तो ये चार्ज के एक्सेलरेशन से जनरेट होते हैं। तो अपन फर्स्ट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर जनरेटेड ड्यू टू accelerating motion of charges and its frequency is determined by the frequency of the oscillating charges. Electromagnetic waves are generated due to accelerating motion of charges and its frequency is determined by frequency of the oscillating charges. Second characteristic होता है the velocity of electromagnetic waves in free space remains same at all frequencies and it is equal to about 2.998 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। वो जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है द फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हार्मोनिकली विथ टाइम एट द सेम frequency everywhere in the space। इस तरह से हमारे पास मतलब बहुत सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। आप क्या नाम है, सारे कैरेक्टरिस्टिक के डिस्कशन अपन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैं एक बार ये करते हैं कि इम्पीडेंस होता है, आप फ्री स्पेस में इम्पीडेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में अपन इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस, इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है E बाई एच, E बाई एच। ठीक है, E बाई एच को अपन लिख सकते हैं म्यू बाई रूट अंडर म्यू बाई एप्सिलॉन।
इसको इम्पीडेंस को रेडिएशन डिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज रेडिएशन रेसिस्टेंस। अब एक होता है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन होता है उसके डायरेक्शन को बताता है। तो अपन पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया ऑफ ए स्पेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन represented by energy flux vector. This energy flux vector is called the pointing vector. It is represented by S and S equal to E cross H होता है, S equal to E cross H। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 1 by mu E cross B। तो S equal to, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपसे कहीं भी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पर क्वेश्चन डिराइव करना होता है और निकालना होता है। आपको कहीं भी डायरेक्शन निकालना हो तो अपन इसका यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग ये तो कंप्लीट हो गया, अपना एक टर्म कंप्लीट हुआ जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेव फंक्शन होता है वो हम लोगों ने डिराइव किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से हम लोगों ने E और B की वैल्यू फाइंड कर लिया। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरेक्टरिस्टिक होती है, 10-12 कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसमें मैंने आपको 7-8 बता दिया। और बाकी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, बुक का हेल्प ले सकते हो, बुक के हेल्प से आप सभी थ्योरी है तो थ्योरी आप नोट डाउन करना है। उसमें मेन चीज़ें था पॉइंटिंग वेक्टर बताना और इम्पीडेंस बताना, यानी रेडिएशन रेसिस्टेंस जो होता है उसको बताना होता है। ठीक है, तो मैंने वो दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे एनर्जी डेंसिटी की एनर्जी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपेगेट करता है उसमें एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी डेंसिटी आपको पता है, जैसे डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वही एनर्जी डेंसिटी होता है। अपन बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। यानी कि अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपेगेट कर रहा है तो प्रोपेगेशन में एनर्जी जो है आपका पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी है वही एनर्जी डेंसिटी अपन बोलते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक्सप्लेनेशन होता है वो हम मैक्सवेल इक्वेशन का हेल्प लेकर ही करेंगे। तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि मैक्सवेल का कौन सा इक्वेशन हमारे लिए सूटेबल है। तो अपन मैक्सवेल का
थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन लेते हैं और थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन के बेस पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कंसीडर मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बीटा बाई डेल टी। फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्साइलन डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन लिखा था जिसमें हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन की बात की थी। अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए वही आप क्या करें कि फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग कर ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को उसके लिए हम लोगों ने कर लिया था, इसके लिए हमें स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं। टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, तो अपने पास ये फर्स्ट इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बीटा बाई डेल टी। तो यहाँ पर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट लेने का डेल डॉट लेना पड़ेगा। डेल डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल डॉट डेल बीटा बी बाई डेल टी। इसको अपन लिख सकते हैं डेल, ये तो ऐसे ही रहेगा, डेल डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस अपन इसको लिख सकते हैं डेल बाई डेल टी और इसको डेल डॉट डेल बी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोग एक बार देखिए इस इक्वेशन को, डेल डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टीटा डेल डॉट बी। तो डेल डॉट बी की वैल्यू आपको तो पता है मैक्सवेल के कौन से इक्वेशन से, सेकेंड इक्वेशन से। डेल डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप एक बार देख सकते हैं। सॉरी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। जैसा कि आपको पता है एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपेगेट कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी होती है उसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। उसके लिए हम लोग इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग मैक्सवेल का थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को लेते हैं। तो आपको जैसे पता है मैक्सवेल का थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन जो होता है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बीटा बी बाई डेल टी, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी होता है। अब अपन क्या करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लिया। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में बी से का स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट लेने का मतलब कि अपन बी डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू, सॉरी अपन फर्स्ट वाले का ले रहे हैं तो डेल क्रॉस ई है यहाँ पर, डेल क्रॉस ई माइनस बी डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो अपन लिखेंगे b को अगर इधर लेके चले आए तो b डॉट डेल क्रॉस e इक्वल टू माइनस डेल बी स्क्वायर बाई डेल टी। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और बी स्क्वायर लिखने के बाद ये अपन
क्या होगा कि बी स्क्वायर मतलब कि 1/a इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यानी 1/2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को, तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तब ये करेक्ट होगा आपका इक्वेशन। तो ये हो गया। अब सेम वर्क करते हैं, सिमिलरली इक्वेशन सेकेंड के साथ हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर हम लोग ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को सेकेंड इक्वेशन पे हम लोग आते हैं। Similarly, taking a scalar product in equation second with electric field E, ठीक है। तो अपना सेकेंड इक्वेशन ये है, तो सेकेंड इक्वेशन में अपन E से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना ये हो जाएगा E डॉट डेल क्रॉस B इक्वल टू E म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, अंदर ये जाएगा तो ई डॉट जे हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं ई म्यू ई डॉट जे प्लस म्यू एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई बाई डेल टी, इस तरह से लिख सकते हैं अपन। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें अपन, तो ये हो जाएगा म्यू ई डॉट जे, वेक्टर साइन दे दीजिए सब पे, प्लस म्यू एप्सिलॉन बाई 2 डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया, तो वो एक आया था आपके पास ये, तो इसको अपन थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, इसको आप फोर्थ इक्वेशन दे देते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन आया आपका थर्ड एंड फोर्थ, उसको फोर्थ में से माइनस कर लेते हैं थर्ड को। Now subtracting equation 4 into equation third, we get अपन अब थर्ड में से फोर्थ को अपन माइनस कर लेते हैं, तो थर्ड अपना क्या था, b से मल्टीप्लाई हुआ था, तो b डॉट डेल क्रॉस ई था, माइनस हो जाएगा ई डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू ये था -1/2 डेल स्क्वायर बी डेल बी स्क्वायर बाई डेल टी प्लस म्यू ई डॉट जे प्लस म्यू एप्सिलॉन बाई 2 डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी। ये इक्वेशन था अपने पास, ये एक इक्वेशन आ गया।
ठीक है, अब अपने को ये सोचना है कि ये इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ये जो इक्वेशन आया हुआ है इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो अपने पास कुछ क्या नाम है, वेक्टर का जो आइडेंटिटी होती है उसको अपन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल डॉट ए क्रॉस बी की अपने पास आइडेंटिटी है यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी डेल डॉट ए क्रॉस बी, डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी अपन यूज कर लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी अगर अपन यूज करते हैं, देखिए ये b डॉट डेल क्रॉस ई है, b डॉट डेल क्रॉस ए, ठीक है, e डॉट डेल क्रॉस बी, a डॉट डेल क्रॉस बी है। तो अपन इस ये जो टर्म है इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट ई क्रॉस बी। ठीक है, अब इस साइड बच गया क्या अपने पास, 1 माइनस 1/2 डेल बी स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर प्लस म्यू ई डॉट जे प्लस म्यू एप्सिलॉन बाई 2 डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अपन इसमें से यहाँ पर अपना माइनस आया होगा, हाँ यहाँ पर भी माइनस आएगा, करेक्ट कर लीजिए, ये माइनस आएगा। तो अपन ये कर सकते हैं कि म्यू, इसको म्यू यहाँ से बाहर ले लेते हैं, ये ई डॉट जे हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको अंदर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 1/2 एप्सिलॉन बाई 2। तो ये आ जाएगा, केवल 1/2 ले लेते हैं बाहर, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर एप्सिलॉन ई स्क्वायर डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई म्यू डेल बी स्क्वायर बाई म्यू डेल टी, ये स्क्वायर नहीं है, डेल टी है। ठीक है, अपन डेल टी, ये इक्वेशन आ गया। अब अपन इसको इधर लेके आ जाते हैं, डॉट ई क्रॉस बी बाई म्यू, इसको लिख सकते हैं अपन ई डॉट जे
माइनस अपन डेल बाई डेल टी ले लेते हैं बाहर, यहाँ पर हो जाता है एप्साइलन ई स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू। ठीक है ये एक तरह का इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये अपना पॉइंटिंग वेक्टर टाइप का आ गया, ई क्रॉस बी बाई म्यू, ये पॉइंटिंग वेक्टर आ गया। तो अपन इसको लिख सकते हैं, एक बार आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग ई क्रॉस बी और ये जो टर्म है इसको एडजस्ट करके हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन इसको बनाएंगे। ओके ठीक है, तो अपने पास लास्ट इक्वेशन जो आया है इसमें हम लोग यहाँ पर तो P रख देते हैं, डेल डॉट P इक्वल टू E डॉट J माइनस डेल बाई डेल T, इसको U ले लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं डेल डॉट P प्लस डेल U बाई डेल T इक्वल टू E डॉट J। ये इक्वेशन एक आ गया। हियर P equal to E cross B by mu and U equal to del by del T, sorry, epsilon E square by 2 plus B square by 2 mu। ये दो टर्म आ गए अब इसमें। अब अपने जैसे इक्वेशन नंबर ये आया हुआ है, ये इसको इक्वेशन नंबर कितना दें और 5 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। अब अपन क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 को इंटीग्रेट करते हैं, पूरे वॉल्यूम के लिए, क्लोज सरफेस में जो वॉल्यूम है उसके लिए वॉल्यूम इंटीग्रल यहाँ पे यूज कर देते हैं। Using volume integral in equation 5 we get using volume integral in equation 5 we get del dot P dV plus del U by del T dV, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल, इक्वल टू E डॉट J dV। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम इंटीग्रल।
अब यहाँ पर हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, उसको यूज करते हैं। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर p using Gauss divergence theorem for vector p, we get यानी जो ये टर्म आया हुआ है डेल डॉट पी डी वी, ये हो जाएगा इंटीग्रल एस पी डी एस। ये सरफेस इंटीग्रल हो गया आपका। तो सरफेस इंटीग्रल को अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर ये 6 हो जाएगा। यूजिंग दिस रिलेशन इनटू इक्वेशन 6 वी गेट, तो अपन एक रिलेशन निकाल लिए डेल डॉट पी डी भी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रल एस पी प्लस इंटीग्रल वी डेल यू बाई डेल टी डी वी इक्वल टू इंटीग्रल वी ई डॉट जे डी वी। अब इसमें एक फिजिक्स इंक्लूड करना है कि अपन जो वर्क कर रहे हैं वो इनफाइनाइट स्पेस में वर्क कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट स्पेस में कि अपन E क्रॉस B जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। दैट इज इंटीग्रल एस पी डी वी इक्वल टू 0 होगा। सो above इक्वेशन बिकम्स, तो ये वाला इक्वेशन जो आपका होगा ये टर्म आपका 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा आपके पास v डेल u बाई डेल टी डी वी इक्वल टू इंटीग्रल v ई डॉट जे डी वी। ये रिलेशन एक आ जाएगा आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी को शो करेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मैं तो यहाँ पर ये जो टर्म आया है E डॉट जे, इसको अपन बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो इसको अपन लिख सकते हैं
डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, यानी कि इंटीग्रल अपने पास v डेल u बाई डेल टी डी वी इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रल v डेल w बाई डेल टी डी वी। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके एनर्जी डेंसिटी को बताता है, अपन इस रिलेशन से एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपन एनर्जी, अब इसकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी फ्लक्स, ये सारी क्वांटिटी भी इसके हेल्प से अपन निकाल सकते हैं। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में उसको इंक्लूड करेंगे। ये फाइनल क्लास में अपन यहाँ तक स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू।